हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वात्सल्यास। दिस इज आदित्य और मैं अपनी भारतीय इतिहास घटना चक्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वैदिक काल लेकर के आया हूँ। ये इसका पार्ट 1 है प्यारे दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्नों का संकलन है। तो प्यारे मित्रों, टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है ऑप्शन ए नृजात समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 1999 और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 1999 में पूछा गया था। तो बताएं राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। फटाफट से बताएं कमेंट बॉक्स में। आई हैव टू सी और कमेंट्स। ओके, तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। ठीक है ना। आर्य शब्द जो है वो भारत, यूरोपी और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द है आर्य शब्द। ठीक है ना। और आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जो है वो शिष्ट के लिए, सज्जन के लिए और नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, ठीक है, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सभ्य के लिए, साधु के लिए, साधु के लिए, नैतिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है आर्य शब्द। अगला प्रश्न है, क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी एक एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। यह प्रश्न यूपी लोअर सब प्री 1998 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आपको बता दें कि वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य शब्द का अर्थ एक जाति अथवा भाषा भाषी समूह के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। भाषा भाषी समूह के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1995, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2010 और उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। याद रखिएगा, हमारे भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, इन 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, त्रयी नाम है ऑप्शन ए 3 वेदों का, ऑप्शन बी धर्म संघ व युद्ध का, ऑप्शन डी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या ऑप्शन डी 3 मौसमों का। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 वेदों का। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं जिन्हें त्रयी कहा गया है या वेद त्रयी क्या कहा गया है। तो आपको बता दें, एक है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और और आपका है सामवेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। यह प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था।
बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ठीक है ना। आपको बता दें कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है और इसका जो अर्थ था वो वर्ण शब्द का अर्थ रंग को लेकर के रंग लिया गया था और कहीं कहीं पर इसका अर्थ व्यवसाय चयन पर भी था, व्यवसाय चयन पर। ठीक है ना, याद रखिएगा, व्यवसाय चयन पर भी वर्ण शब्द का अर्थ था। ठीक है, आपको बता दें कि आर्य थे वे गौर वर्ण से थे, गौर वर्ण। ठीक है, आर्य गौर वर्ण से थे और उनके जो दास हुआ करते हैं, दास जो थे, दास कृष्ण वर्ण से थे, कृष्ण वर्ण। ठीक है, कृष्ण वर्ण से थे। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें कि सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मनुस्मृति, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। अब जब इसके बारे में हमने चर्चा की कि पुरुषोक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित पुरुषोक्त में शूद्र शब्द का प्रयोग प्रथम वर्ण व्यवस्था मूलतः पाया जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए अथर्ववेद, पहला दिया गया है महिमा, ईश्वर महिमा, ऑप्शन बी ऋग्वेद, और सी है यजुर्वेद, डी सामवेद, और इधर दिया गया है ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित, और ऑप्शन और चौथा है संगीत। पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कोड दिया गया है। यह प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया था। फटाफट से बताएं, मैं देख रहा हूँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए आप लोग। आपको बता दें कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। याद रखिएगा। ठीक है, तो किस में यह मिल रहा है, पहले का तीसरा ए में है और डी में भी है। ठीक है, पहले का तीसरा ए में है, डी में है, और दूसरे का पहला केवल ए में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची 2 में दिया गया है नंबर 1 संगीतमय स्रोत, नंबर 2 स्रोत एवं कर्मकांड, और नंबर 3 तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और नंबर 4 स्रोत एवं प्रथाएं। फिर कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ए बी सी डी में करके आपको ये कूट दिए गए हैं। यह प्रश्न यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2003 और यूपी यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बता दें कि ऋग्वेद जो है ये स्रोत और प्रार्थनाओं से संबंधित है, यजुर्वेद आपका स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, सामवेद संगीत एवं स्रोत से संबंधित है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का चौथा ए का चौथा ए में है और सी में है। ठीक है, दूसरे का दूसरा आपका ए में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। यह प्रश्न झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण, टोना आदि का वर्णन है।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1017, ऑप्शन सी 1128, ऑप्शन डी 1020। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ प्रीवियस प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। बताएं फटाफट से क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको बता दें कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें यह 1028 है, ये आपका ऋग्वेद में इतने सूक्त हैं, इतने सूक्त हैं, ठीक है ना। और 10,552 ऋचाएँ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। 10,552 ऋचाएँ हैं। तो ऋचाएँ कितनी हैं? 10,552 और 28 आपके 1028 आपके सूक्त हैं, ठीक है ना। 1028 आपके सूक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है ऑप्शन ए स्त्रोतों का संकलन, स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी शब्दों का संकलन, ऑप्शन डी युद्धों का संकलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताएं। यूपी आरओ प्रीलिम्स 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन। यह प्रश्न पीछे भी डील एक बार हो चुका है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद दिया गया है। सूची 2 में गोपथ, दूसरा शतपथ, तीसरा ऐतरेय और चौथा पंचविषय और कूट दिया गया है ABCD। इसे से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न RAS RTS प्रीलिम्स 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको बता दें कि ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, सामवेद पंचविश से संबंधित है, ठीक है ना। अथर्ववेद आपका गोपथ है और यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है। तो कौन सा मिल रहा है? ए का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ठीक है, सी का पहला और डी का दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी का दूसरा केवल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी तैत्तरीय ब्राह्मण। यह प्रश्न MPPCS प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अब इससे पहले ही हमने समझा था ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है ऑप्शन ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से, ऑप्शन डी सामवेद से। यह प्रश्न यूपी आरओ प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था। पीछे इसकी चर्चा हो चुकी है। तो फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है, पीछे इसकी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल या ऑप्शन डी 10वां मंडल। यह प्रश्न BPSC प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 9वां मंडल। आपको बता दें कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें से जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है और कुल 114 सूक्त हैं, ठीक है। 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं, याद रखिएगा। और 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन है इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। यह प्रश्न BPSC प्रीलिम्स 1995 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी भी इसकी चर्चा की थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से,
ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। फटाफट से बताएं यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता कैसे चलता है। यह प्रश्न आरएस आरटीएस प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यजुर्वेद से, ठीक है ना। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। और आपको बता दें कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है आपका शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया था। तो फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामवेद, ठीक है ना। आपको बता दें कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, ठीक है ना। कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से यदि बात करें तो 75 और कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी, ठीक है, 99 को छोड़कर पहले तो 75 कुछ विद्वानों के अनुसार, और नहीं तो 99 है और भी कुछ विद्वानों के अनुसार 99 ऋचाओं को छोड़कर बाकी जितनी भी ऋचाएँ हैं वो सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः जो आपका ये सामवेद है ये ऋग्वेद पर आधारित है, इसका संकलन। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया था। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो स्थान का नाम है आपका अहिछत्र, फिर अतरंजी खेड़ा है ही, और आपका आलमगीरपुर मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, मथुरा, अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, काम्पिल्य, ठीक है, काम्पिल्य। इन स्थानों की जब खुदाइयाँ हुई तो लौहयुगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और आपको बता दें कि अतरंजी खेड़ा से जो है लौह धातुमल और धातु शोधन में प्रयुक्त जो आपकी होने वाली भट्टियाँ थी, क्या हैं, भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि जो आपका अतरंजी खेड़ा है यहाँ पर धातु गलाने का कार्य भी किया जाता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन डी विधि पर, या ऑप्शन सी विधि पर, या ऑप्शन डी दर्शन पर। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2002 और यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया था। तो फटाफट से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएं फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी दर्शन पर। आपको बता दें कि उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, ठीक है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है ना, वेदांत। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी विधि, या ऑप्शन डी राज्य। यह प्रश्न यूपी लोअर प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी भी चर्चा की हमने, ऑप्शन बी दर्शन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया था। तो फटाफट से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपनिषद में। याद रखिएगा
उपनिषद नामक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा प्रथम बार की गई थी। उपनिषद का एक आपका उपनिषद में शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष शब्द प्रयुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी केन उपनिषद। यह प्रश्न IAS प्रीलिम्स 1997, UPPCS प्रीलिम्स 1999, UDA LDA प्रीलिम्स 2002 और उत्तराखंड PCS प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें आप 5 स्टार लगा लें, 5 स्टार लगा लें इस प्रश्न पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएं आप लोग, फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कठोपनिषद। ठीक है ना, आपको बता दें कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद उल्लिखित हैं। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। ठीक है, नचिकेता को उपदेश दिया था। उपदेश में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है। ठीक है, यम ने नचिकेता से कहा कि ना इस आत्मा की कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। याद रखिएगा, कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है आपका कठोपनिषद। याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कठोपनिषद में। यह प्रश्न UPPCS में 2006 में पूछा गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी केकय के, ऑप्शन सी पंचाल के या ऑप्शन डी विदेह के। यह प्रश्न UPPCS प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केकय के राजा। ठीक है, अश्वपति कहाँ के राजा शासक थे? तो केकय के थे। ठीक है ना, केकय के शासक थे। और मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगा, वो ये कि उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबली। ठीक है, प्रवाहण जाबली और काशी के राजा अजातशत्रु और के राजा अश्वपति, ये सब प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ऑप्शन बी ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, ऑप्शन सी वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, ऑप्शन डी वैदिक संहिताएं वेदांग आरण्यक स्मृतियाँ। यह प्रश्न UPPCS मेंस 2014 में पूछा गया था। तो फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, फिर उससे ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक आया, तब उपनिषद आया। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सुतुद्री नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी या ऑप्शन डी गंगा नदी। यह प्रश्न IAS प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया था। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बता दें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। ठीक है ना, आरंभिक वैदिक साहित्य की बात कर रहा है तो आरंभिक वैदिक साहित्य का नाम है ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद में, और आपका जो ऋग्वेद है
ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व जो है वो सिंधु नदी का रहा है। ठीक है, सिंधु नदी का सर्वाधिक महत्व ऋग्वेद में रहा है और इसी कारण ऋग्वेद में सर्वाधिक बारिश का प्रयोग भी हुआ है, उल्लेख भी हुआ है। और सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिरण्यनी, हिरण्यनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब या ऑप्शन डी झेलम। यह प्रश्न यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेनाब। ठीक है, अस्किनी नदी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी परुष्णी, ऑप्शन सी कुभाक्रुमु, ऑप्शन डी पिपासा सदुद्री। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2010 में आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुभाक्रुमु। ठीक है ना। आपको बता दें कि ऋग्वेद में उल्लिखित जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, उनमें आपका एक है कुभा, जिसे काबुल भी कहा जाता है, काबुल नदी। ठीक है, कुभा यानी काबुल, क्रुमु यानी कुर्रम, ठीक है, गोमती, गोमती यानी इसे कहा जाता है गोमल। ठीक है, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। ठीक है, सुवास्तु को क्या कहा जाता है? स्वात भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं और इन नदियों के बहने के कारण ही यह सिद्ध होता है कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से था, क्योंकि ये नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। कौन कौन सी? कुभा यानी काबुल, क्रुमु कुर्रम, ठीक है, उसके बाद आपका गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात, ये सारी नदियाँ। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में या ऑप्शन डी पंजाब में। यह प्रश्न यूपी प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया था। तो फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। अभी भी इसकी हमने चर्चा करी थी। ठीक है ना। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास वहीं पे समाप्त होती है। जल्द से जल्द वैदिक काल का सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, तो उसमें हम लोग आगे प्रश्नों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का संकलन उसमें भी होगा। तो प्यारे मित्रों, यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के घटनाचक्र इतिहास प्लेलिस्ट को फॉलो करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द सेकंड क्लास को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।